नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 4 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने प्रौद्योगिकियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं? निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने प्रौद्योगिकियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 7 नए शैक्षणिक कार्य शुरू किए? ऑप्शन है इसके आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास या आईआईटी रुड़की। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, आईआईटी रुड़की। हाँ जी, आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के नए दौर की प्रौद्योगिकियों के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विशेषज्ञता के साथ 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में से 6 परास्नातक डिग्री कार्यक्रम शामिल है और एक 5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम है। 6 कैसे है? परास्नातक डिग्री कार्यक्रम शामिल है और एक 5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? ऑप्शन है ई रूपी, ई मनी, ई पैसा, ई धन। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, ई रूपी। हाँ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में ई रूपी डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत एक नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च किया कर दिया है। ये अन्य डिजिटल पेमेंट मोड की तुलना में काफी अलग है। खास बात यह है कि इसका सीधा लाभ लाभार्थी को ही मिलेगा और बीच में कोई नहीं आएगा। साधारण शब्दों में कहे तो ई रूपी एक गिफ्ट वाउचर की तरह काम करेगा। इसका मुख्य लक्ष्य डायरेक्ट टू बेनिफिट्स के लिए किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? डायरेक्ट टू बेनिफिट्स के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3 से 17 साल की आयु के बच्चों के लिए कोविड 19 टीके लॉन्च किए हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है नेपाल, भारत, यूएई या जापान। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, यूएई। हाँ जी, यूएई ने 3 से 17 साल की आयु के बच्चों के लिए कोविड 19 टीके लॉन्च किए हैं। यूएई 3 से 17 साल के आयु बच्चों को चीन के सिनोफार्म कोविड 19 वैक्सीन लगाएगा। कौन सी? जो चीन की सिनोफार्म कोविड 19 वैक्सीन है उसको यूएई अपने 3 से 17 साल के जो भी बच्चे हैं उनको लगाएगा। ये फैसला क्लिनिक ट्रायल और व्यापक मूल्यांकन के बाद लिया गया है। उस दवाई का ट्रायल किया गया और व्यापक मूल्यांकन के बाद ये फैसला लिया गया कि बच्चों को जो चीन के सिनोफार्म कोविड 19 वैक्सीन है उसको लगाया जाए। अधिकारियों के अनुसार 900 बच्चों की प्रतिक्रिया के लिए परीक्षण की निगरानी की गई थी। कितने? 900 बच्चों में ये टेस्ट किया गया था दवाई लेके। संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की उच्चतम टीकाकरण दरों में से एक है। जो उच्चतम टीकाकरण है पूरे विश्व की, उसमें से यूएई की सबसे ज्यादा है, दरों में से एक है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को निम्न में से किस वीजा की देने की घोषणा की है? ऑप्शन है गोल्डन वीजा, H1B वीजा, H4 वीजा या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, गोल्डन वीजा। हाँ जी, यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को A1 वीजा यानी गोल्डन वीजा, यानी कौन से गोल्डन वीजा देने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले डॉक्टर्स को अब गोल्डन वीजा दिया जाएगा। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप आईसीए ने यूएई में रहने वाले डॉक्टरों को गोल्डन वीजा जारी करने की सुविधा के लिए गोल्डन रेजिडेंसी सर्विसेज की शुरुआत की है। यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हिंज हाईनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूत के निर्देश के बाद डॉक्टर के लिए इस सुविधा की शुरुआत की जाएगी। सेवाओं के तहत डॉक्टर्स और उनके परिवार को 10 साल का रेजिडेंसी वीजा मिलेगा। कितने साल का? 10 साल का रेजिडेंसी वीजा मिलेगा।
आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, महालेखा नियंत्रक का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया? किसका महालेखा नियंत्रक का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया? ऑप्शन है दीपक दास, राहुल सचदेवा, मोहन दास या अनिल कुमार। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, दीपक दास। हाँ जी, महालेखा नियंत्रक का पदभार दीपक दास जी ने संभाल लिया है। 25वें महालेखा नियंत्रक का पद संभालने वाले दीपक दास भारतीय सिविल अकाउंट सेवा के 1986 बैच के अधिकारी। कौन से बैच के? 1986 बैच के अधिकारी है। वे इससे पहले विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, यानी कि काम कर चुके हैं। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन तथा गृह मंत्रालय, उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब उनको महालेखा नियंत्रक का पदभार सौंप दिया गया है। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, म्यांमार की सेना ने हाल ही में कितने वर्षों के लिए आपातकाल बढ़ा दिया है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 2 वर्ष। हाँ जी, जो म्यांमार की सेना है उसने 2 साल के लिए आपातकाल बढ़ा दिया है। म्यांमार की सरकार से सत्ता हथियाने के बाद म्यांमार की सेना ने हाल ही में 2 वर्ष के लिए आपातकाल बढ़ा दिया, आपातकाल इमरजेंसी लगा दी पूरे देश में। म्यांमार की सैन्य सरकार ने खुद को कार्यवाहक सरकार और मिन आंग हलिंग मिन आंग हलिंग को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया हुआ है। फरवरी 2021 में सेना ने चुनी हुई सरकार से सत्ता हथिया ली थी। फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने क्या किया था? जो वहां पे चुनी हुई सरकार बनी थी उससे जो वहां की सत्ता थी वो हथिया ली, यानी कि छीन ली थी। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेनाओं ने हाल ही में उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित किया हुआ है? कहां पर? उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित किया है। ऑप्शन है अमेरिकी सेनाओं, नेपाल सेनाओं, भूटान सेनाओं और चीनी सेनाओं। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, चीनी सेनाओं। हाँ जी, भारत और चीनी सेनाओं ने हाल ही में उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित किया है। यह हॉटलाइन उत्तरी सिक्किम के कोंगरा लाम में भारतीय सेना और तिब्बती स्वयं क्षेत्र के खंबा दंजोंग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के बीच स्थापित किया गया है। किसके बीच? यह हॉटलाइन उत्तरी सिक्किम के कोंगरा ला में भारतीय सेना और जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के बीच स्थापित किया गया। कहां पे? सिक्किम के कोंगरा ला में। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के पुलिस बल और उनके 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाँ जी, अमेरिका ने किस देश पर के पुलिस बल और उनके जो 2 नेता थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन इसके क्यूबा, कनाडा, मैक्सिको या जमीका। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, क्यूबा। हाँ जी, अमेरिका ने हाल ही में क्यूबा में विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस बल और उनके 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्यूबा के पुलिस प्रमुख आस्कर कैलेजस वेलकार्स और डिप्टी एडी सिएरा एरियंस के साथ द्वीप के पुलिस बल पर प्रतिबंध लगाए गए। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए किस देश से भेजी गई है? हाँ जी, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन जो कि पुणे मेट्रो के लिए होगी वो किस देश से आई है? ऑप्शन है हमारे जापान, अमेरिका, इटली या कनाडा। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, इटली। हाँ जी, जो भारत की सबसे हल्की ट्रेन होगी और जो पुणे मेट्रो होगी वो कौन सी कहां से आई है? इटली से। टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड के मुताबिक भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए इटली से भेजी गई। कहां से भेजी गई? इटली से भेजी गई है। इटली से कुल 34 ट्रेनें भेजी जाएगी। कितनी? 34 ट्रेनें भेजे, जिसे हर ट्रेन में 3 कोच होंगे। कितने कोच होंगे? हर ट्रेन में 3 कोच होंगे। ये सभी कोच सितंबर 2021 में पुणे पहुंचेंगे। सभी कोच कब पहुंचेंगे? सितंबर 2021 में पुणे पहुंच जाएंगे। पुणे मेट्रो के लिए 102 मेट्रो कोचों की आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया। पुणे मेट्रो के लिए कितने? 102 मेट्रो कोचों की आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर फिल्म समीक्षक का 74 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते निधन हो गया है? ऑप्शन है ओमपुरी, राशिद ईरानी, आलोकनाथ, अन्नू कपूर। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, राशिद ईरानी। हाँ जी, राशिद ईरानी जो 74 साल के थे, उनके स्वास्थ्य बीमारी के कारण उनका निधन हो गया है।
इसका ऑप्शन, इसका आंसर है राशिद ईरानी। मशहूर फिल्म समीक्षक राशिद ईरानी का निधन हो गया है। 74 साल के राशिद ईरानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से गुजर रहे थे। राशिद ईरानी के निधन निधन से फिल्म जगत में काफी शोक की लहर है। करण जौहर ने राशिद ईरानी के निधन पर शोक प्रकट किया हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।